Okay, so good afternoon, class. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। चलिए तो बात करते हैं जहाँ से लास्ट टाइम छोड़ा था। ठीक है। और लास्ट टाइम में हमने सेल वॉल की बात कर ली थी, तो आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है। तो आइए सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करने जा रहे हैं। ध्यान से समझेगा, एक ही बार समझाऊंगा। अटेंशन। ओके, तो बात करते हैं अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले तो आप ये समझे कि मान लेते हैं कि ये एक सेल, इस सेल की अगर हम बात करें तो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो मैं इतने से हिस्से को ले लूँ, इतना सा लेआउट में यहाँ ड्रॉ करूँ, तो आप क्या देखते हो कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो आंसर करो। ओके, समझ गए बात। और मुझे बताने की जरूरत ये शायद नहीं है कि ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, these are actually phospholipids। क्या है बेटा ये? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स आप जानते हैं ना, कि आपको याद है मैंने आपको फॉस्फोलिपिड पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं। फॉस्फोलिपिड पढ़ाया था कि एक ग्लिसरॉल था, उस ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड चेन R1, एक दूसरी फैटी एसिड चेन थी R2, और साथ में फॉस्फोरस था जो कि चार्ज था, और साथ में कुछ X था। क्लियर? अब क्योंकि फॉस्फोरस चार्ज था, अब इसी स्ट्रक्चर को देखिए ऐसा बनाया गया। कैसे? मान लीजिए ये वाला जो रीजन है, ये हेड हो गया, और ये क्या हो गई है? टेल हो गई। तो ये स्ट्रक्चर टेल है, ये क्या है? हेड है। और जो हेड है बेटा, वो क्योंकि चार्ज होता है, क्योंकि फॉस्फोरस है उसमें, क्योंकि वो चार्ज है, इसलिए वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है, मतलब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, मतलब कि वो इंटरेक्शन कर सकता है वाटर के साथ। तो हेड इज हाइड्रोफिलिक। और टेल, क्योंकि फैटी एसिड चेन है उसमें, लंबी लंबी फैटी एसिड चेन है, और लंबी लंबी फैटी एसिड चेन जो होती है वो कैसे होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये जो टेल है, आई एम अफ्रेड इज हाइड्रोफोबिक। ओके, सो हेड इज हाइड्रोफिलिक, टेल इज हाइड्रोफोबिक। नाउ पे अटेंशन। अब आप इमेजिन कीजिए अगर ये मेम्ब्रेन है, राइट? तो मेम्ब्रेन के अंदर ऑफ कोर्स इस तरफ भी वाटर होगा, मतलब ये मान लीजिए इनसाइड है, मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट इनसाइड है। तो इनसाइड भी क्या है? साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म यानी फ्लूइड लाइक मटेरियल। और आउटसाइड, आउटसाइड भी क्या है? ऑफ कोर्स वाटर ही है, अंदर बाहर दोनों तरफ वाटर है। अब आप समझे? तो इंटरैक्ट करने के लिए किसके साथ? वाटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो हेड है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो बाहर की तरफ यहाँ वाटर, यहाँ पे वाटर लविंग है, यहाँ वाटर, यहाँ पे वाटर लविंग है। और टेल टू टेल क्या हो गया? इंटरेक्शन हो गया टू फॉर्म द रीजन व्हिच इज हाईली हाइड्रोफोबिक। टेल हाइड्रोफोबिक, ये टेल हाइड्रोफोबिक, तो यहाँ पे क्या होगी? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको प्रोटीन्स में बताएंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। यहाँ पे लिपिड लिपिड के बीच में क्या? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायलिपिड लेयर। एक लिपिड, दो लिपिड, इट्स अ बायलिपिड लेयर। बायलिपिड लेयर जिसमें मेनली क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है। मेनली क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स अलग अलग तरीके के, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल एथिलमाइन, फॉस्फेटिडाइल एनिस्टोल। तो आपको जाना जरूरी नहीं है, बस क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। और क्या याद रखना आपको कि हेड और हेड एंड्स पे है, और टेल टू टेल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का ये क्या है? फॉस्फोलिपिड। क्लियर है? आ रही बात समझ? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायलिपिड लेयर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। यहाँ क्लियर हो गया।
जो टेल टू टेल आपस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ताकि जो हाइड्रोफिलिक हेड्स है वो वाटर के साथ इजीली कर इंटरेक्ट कर सके। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। नाउ आगे समझते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स नहीं है, देयर आर नॉट जस्ट लिपिड्स, देयर आर प्रोटीन्स एज वेल। अब प्रोटीन आप जानते हो, तो मुझे पता है, आपको बता सकता हूं, देयर आर प्रोटीन्स एज वेल। कुछ प्रोटीन्स जो है वो इसके पेरिफेरी के ऊपर आ रहे हैं, मतलब कि ज्यादा अंदर तक नहीं है, बाहर बाहर ही, जैसे ये हो गया है ना, और लेट्स से ये हो गया है ना। तो वो प्रोटीन जो उसके पेरिफेरी पेरिफेरी के ऊपर है, बाहर बाहर की तरफ है, जिनके ऊपर मोस्टली शुगर भी रहती है शुगर, जिनके शुगर है सकती जो शुगर कोटेड होते हैं, मतलब दे आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक्चुअली क्या है दे ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो दीज प्रोटीन्स जो इसके अंदर है सुपरफिशियली प्रेजेंट है, सुपरफिशियली ऐसा बोल सकते हैं, उनको बुलाते हैं दी पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स। एंड देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स जो इसके काफी अंदर तक है, मतलब कि काफी ज्यादा एम्बेडेड है, लेट्स से यहाँ तक है ना, काफी बड़े हैं, ठीक है, या कभी कभी तो इतने बड़े हैं कि यहाँ से शुरू होकर आर पार हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। और ऐसे प्रोटीन जो बहुत ही बड़े हैं साइज में, आर पार हो रहे हैं या ज्यादा हिस्सा घेर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। आई मीन सॉरी, जैसे इसको बुला लेते हैं, इसके लिए हमें नाम दे दिया क्या, इंटीग्रल प्रोटीन्स। ओके, अच्छा, सम इंटीग्रल प्रोटीन्स जो आर पार हो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास स्पेसिफिक नाम, और वो नाम ऑफ कोर्स इट्स वेरी क्लियर, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। Transmembrane proteins. So there are integral proteins and the peripheral proteins. Integral proteins can be simply integral or deep transmembrane proteins. तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अच्छा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं दिया गया था, इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं दिस इज नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक, it was given by Singer, a scientist named Singer, and Nicholson. सिंगर और निकोलसन ने ये स्ट्रक्चर दिया था, ऐसा कुछ, ठीक है, कब दिया था, ऑफ कोर्स डेट है 1972। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक आम फ्लूइड नहीं है, इट इज अ क्वासी फ्लूइड। ना क्वासी फ्लूइड क्या होता है, क्वासी फ्लूइड का मतलब है कि वो फ्लूइड जो सिर्फ फ्लूइड ना हो, जेल रहेगा, जैसे टूथपेस्ट होती है, टूथपेस्ट सॉलिड नहीं है, टूथपेस्ट फ्लूइड नहीं है, इट्स अ सेमी सॉलिड काइंड ऑफ थिंग, उसको हम बोलते हैं क्वासी फ्लूइड। ओके, अच्छा, तो एक फ्लूइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, कैसा फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड। ओके, अब उस क्वासी फ्लूइड में साथ में क्या है, मोज़ैक मॉडल। अब ये क्या कह रहा है, देखिए मोज़ैक मॉडल मतलब सिर्फ लिपिड नहीं है, प्रोटीन्स भी है। जैसे कि ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली देखा गया था आरबीसी में, आरबीसी स्पेशल टाइप के उन्हें रेटिकुलोसाइट, ठीक है, आरबीसी जैसे होते हैं वैसे एक बार में नहीं बन जाते, ये जैसे पहले एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, धीरे धीरे वो मैच्योर होते हैं, एक स्टेज आती है रेटिकुलोसाइट, बाद में वो एरिथ्रोसाइट आरबीसी बनते हैं। तो इसके आप कह सकते हैं एक तरीके के इमेच्योर आरबीसी को हम बोल रहे हैं रेटिकुलोसाइट। तो उस रेटिकुलोसाइट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, उसको देखकर दिया गया था, और ये ऑब्जर्व किया गया था कि आरबीसी के अंदर, आई एम नॉट सेइंग सबके अंदर, आरबीसी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 52%, 52:40 होता है इसका लिपिड रेशियो प्रोटीन, लिपिड रेशियो प्रोटीन मतलब 52% लिपिड होता है, 40% क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, प्लस बाकी कुछ शुगर वगैरह बाकी चीजें रहेंगी, ठीक है ना। तो ये रेशियो रहता है 52:40, 52% लिपिड एंड 40% प्रोटीन। अच्छा, ये रेशियो वेरी करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना।
सेल टू सेल वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूरॉन्स की बात करूं, उनकी मेम्ब्रेन की बात करूं, माइलिन शीट की बात करूं, तो वहां लिपिड 70% तक चला जाता है, ठीक है ना। तो इट वेरीज फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, राइट है। तो मैं आपको ये बताना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का क्या मतलब है, आप इमेजिन कीजिए कि हॉट चॉकलेट है। अब हॉट चॉकलेट के अंदर नट्स हैं, नट्स डाल रखे हैं। तो जो हॉट चॉकलेट है बेटा, वो आपका हो गया लिपिड, और उसके अंदर जो नट्स डले हुए हैं, ओके, वो हो गए प्रोटीन। तो मतलब ऐसा नहीं है, देखिए ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ना, ये एक बार में नहीं आया। पहले लोगों ने क्या प्रपोज किया, लिपिड की मेम्ब्रेन है। फिर लोगों ने प्रपोज किया लिपिड और प्रोटीन दोनों है। फिर लोगों ने प्रपोज किया, लेकिन लिपिड प्रोटीन है कैसे, पहले प्रोटीन के लेयर, फिर लिपिड के लेयर, फिर लिपिड के लेयर, फिर प्रोटीन के लेयर, ऐसा प्रपोज किया गया। बाद में एनालाइज हुआ कि नहीं, ये सब साथ में ही है, लिपिड के अंदर ही क्या है, प्रोटीन एम्बेडेड है। अब जब हमने अलग करने की कोशिश करी लिपिड और प्रोटीन्स को, कुछ प्रोटीन्स आसानी से बाहर आ गए। जो आसानी से बाहर आ गए पेरिफेरल प्रोटीन्स, और जो आसानी से बाहर नहीं आए वो आपके कौन से हो गए, द इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो ये डिफरेंस है, जो इजीली बाहर आ जाते हैं पेरिफेरल, जो इजीली बाहर नहीं आते वो क्या से इंटीग्रल। और शुगर किसी और किसी पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि शुगर इसी होगी, शुगर इनके ऊपर भी हो सकती है। और शुगर का होना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। प्रोटीन पहले से ही कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग अमीनो एसिड है, ऊपर से शुगर लगने की वजह से उसकी कई वैरायटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे दो दो चौक है, ओके, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, दोनों सेम है, तो बोतल येलो चॉक्स। बस इसके टिप पे थोड़ा सा मैंने ऑरेंज लगा दिया, आगे बात समझ में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर वही रहा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहा, वही रहा, लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया। तो इससे ना हमें वैरायटी मिल जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन, ये रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए। उस ए एंटीजन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ये हो गया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो ब्लड ग्रुप्स है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से ही होते हैं, ठीक है ना। तो शुगर जो है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी या वैरायटी देती है एक प्रोटीन को, ये इंपॉर्टेंस है शुगर की। अच्छा, फंक्शन क्या करते हैं, अगर इन प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स किस किस में फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, यहाँ पर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स क्या क्या काम कर रहे हैं, तो दे एक्ट एज रिसेप्टर्स, मतलब किसी को बाइंड करना है, किसी हार्मोन का बाइंड करना है, तो कैसे पहचानेगा, किससे बाइंड करें, कौन सी मेम्ब्रेन से बाइंड करें, तो ये दे एक्ट एज रिसेप्टर्स, ठीक है। मान लो किसी चीज को यहां से यहां जाना है और वो जा नहीं पा रही है, तो प्रोटीन इनको हेल्प कर देंगे, तो दे आल्सो हेल्प अस, दे आल्सो वर्क एज ट्रांसपोर्टर्स। कभी कभार ये एक चैनल या टनल भी बनाते हैं, तो दे आल्सो वर्क एज चैनल्स। कभी कभार बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा स्ट्रक्चर, राइट, कंजर्व्ड है। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करो, ये स्ट्रक्चर है। यूग्लिना की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करो, ये स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल की बात करो, किसी भी एनिमल की, फंजाई की, किसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करो, यही स्ट्रक्चर है। नॉट जस्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनी मेम्ब्रेन, एनी मेम्ब्रेन, लेट्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, यही स्ट्रक्चर है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन, यही स्ट्रक्चर है। जहां भी आप मेम्ब्रेन की बात करोगे सेल में, स्ट्रक्चर यही है, द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। लिपिड के अंदर प्रोटीन्स, रेशियो अलग हो जाएगा, चीजें थोड़ी सी और अलग हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल चीजें करेंगी कंजर्व। रिसेप्टर की तरह, ट्रांसपोर्ट की तरह, चैनल्स की तरह, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, प्रोटीन्स काम कर रहे हैं, एंड एंटीजेंस की तरह भी, लाइक एंटीजेंस आल्सो, मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया बॉडी में आया तो कौन सा वाला बैक्टीरिया, उसकी पहचान, तो रिसेप्टर्स, ट्रांसपोर्ट चैनल्स, एंटीजेंस, इन सब की तरह एक प्रोटीन्स करते हैं, काम करेंगे। अच्छा, और क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो समझने वाली बात है। इसके यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, बीच बीच में यू विल ऑलवेज फाइंड व्हाट, द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या रहता है, याद रखिएगा इस बात को। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन रखता है, मतलब देखिए है तो लिपिड, जब ज्यादा हीट होगी तो पिघलने लगेगी, जब ज्यादा ठंडी होगी तो जमने लगेगी। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। जब ज्यादा गर्मी होती है तो पिघलने नहीं देता,
साथ जोड़ के रखता है। और जब ज्यादा सर्दी होती है तो ज्यादा चिपकने में नहीं देता, ज्यादा सिकुड़ने में नहीं देता, तो ना ज्यादा सिकुड़ने देगा ना ज्यादा फैलने देगा, एक कांस्टेंट फ्लूइडिटी मेंटेन रखेगा बाहर कोलेस्टेरॉल। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में? So that is all the information you need to have about the प्लाज्मा में। एक और चीजें ऐसा नहीं कि शुगर सिर्फ जुड़ी हो प्रोटीन के साथ ही, कभी कभार ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। क्या होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स? मतलब कई बार शुगर जुड़ी होती है इसके साथ, लिपिड के साथ भी जुड़ी होती है, तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। सो देयर आर सम ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल and all these phospholipids, and that's for you the fluid mosaic model given by Singer and Nicholson। इतना ही है फिलहाल। एक दो चीजें और हैं उसके बारे में बात करेंगे। किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी एनी डाउट? किसको मिटा दें, हम आगे बढ़े। सर ये जो आरबीसी का रेशियो बताया ये समझ में नहीं आरबीसी का रेशियो नहीं बताया, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का रेशियो बताया। आरबी के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी? होगी सर। तो उसमें लिपिड और प्रोटीन होंगे नहीं होंगे? यस सर होंगे। उनका रेशियो हो सकता है ना? हाँ ओके सर हाँ जी। सर ये रिसेप्टर्स की तरह फंक्शन कैसे करते हैं प्रोटीन्स? वो चीज आएगी, एक बात बता, कोई चीज आएगी तो कहीं ना कहीं तो बाइंड करेगी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हार्मोन आएगा तो कहीं ना कहीं बाइंड करेगा ना, करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यस सर। कहाँ बाइंड करेगा? लिपिड के ऊपर। पॉकेट्स किसके पास होती हैं? सर क्या? पॉकेट्स किसके पास होती है? पॉकेट्स सर प्रोटीन्स के पास। तो बाइंड किससे करेगा? लाइक लॉक इन की हाइपोथेसिस किसमें होता है? प्रोटीन का होता है ना, यस है सर। ना? इसलिए हाँ। एनी अदर डाउट? चलिए, तो यार डाउट नहीं है तो आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ा सा बताऊंगा आपको, बाकी डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में, कुछ और कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के। फिलहाल एक दो चीजें बता दूं, उसको बढ़ा दें। ओके, नाउ पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप अपने बॉटनी में पढ़ोगे वैसे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कुछ चीजें जो हाइड्रोफोबिक होती है, वो इजीली पास कर सकती है, ठीक, डिफ्यूज कर जाती है। जो हाइड्रोफिलिक होती है उनको पार करने के लिए प्रोटीन चैनल चाहिए होता है। ये से बाइंड किया, जैसे यहाँ पे जाके बाइंड करके, और फिर ये से थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, और ये यहाँ पार हो, ठीक है। तो दिस इज समथिंग एज दिस इज प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। और इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, या बॉटनी में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल हम नहीं बताएंगे, वो आपको बॉटनी वाले सर जब पढ़ाएंगे आपको
आगे चैप्टर्स में, किसी चैप्टर में वहां पे आता है। ऐसे लीजिए ट्रांसपोर्ट, क्लियर? आगे बात समझ। अब सेम चीज कभी कभार क्या होती है, ये भी हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक चीज पास नहीं कर सकती। अब पॉइंट ये है कि ये जो पास हुआ ये इसलिए पास हो गया क्योंकि यहाँ इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा थी और यहाँ कम थी, तो चीजें हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन इजिली मूव कर जाती है। इमेजिन करो ये पास होना चाह रहा है, ठीक है, लेट्स से ये है सोडियम, सोडियम पास होना चाह रहा है। अब सोडियम लेट्स से पोटेशियम, लेट्स पोटेशियम, अब लेट्स से पोटेशियम पार होना चाह रहा है। पोटेशियम ऑलरेडी सेल के अंदर क्या है, ज्यादा है, तो फिर इसे पास करने के लिए पास क्या हो जाएगा, लेकिन चाहिए होगा समथिंग नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, पंप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पोटेशियम ऑलरेडी बाहर क्या है, ज्यादा है, तो हम इसे अगेंस्ट ग्रेडियंट लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट लेके जा रहे हैं। और जब भी हम बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाते हैं तो हमें देनी पड़ती है थोड़ी सी रिश्वत। लेकिन जब भी आप, ये लॉ है ना कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाना है, ये लॉ है, ये लॉ। और जब भी आप लॉ के अगेंस्ट जाओगे क्या करोगे, ब्राइब करोगे, रिश्वत दोगे, तो यहाँ पे भी रिश्वत देनी पड़ेगी। किस फॉर्म में, द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या यूज होगा, यूज होगा एटीपी, एटीपी इस्तेमाल होगा, कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस फास्फोरस इनऑर्गेनिक में, और इससे लिबरेट होगी बहुत सारी एनर्जी। क्या लिबरेट होगी, बहुत सारी एनर्जी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके पोटेशियम अंदर आ जाएगा। आगे बात समझ। और इसको जब भी हम एनर्जी देते हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए, हम उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब भी हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ रही होती उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब भी एनर्जी देंगे एक्टिव, जब भी एनर्जी नहीं देंगे दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकते हैं। क्लियर? आ रही बात समझ? ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज also capable of, plasma membrane is also capable of something known as endocytosis and exocytosis. एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है, आइए हम थोड़ा सा यहां समझेंगे। पे अटेंशन। जैसा कि नाम इंप्लाई कर रहा है कि लेट्स से ये एक सेल है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए कोई चीज है, कोई स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को बाहर निकालना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए मैं एक बार समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, ऐसे कुछ आपको नजर आ रहा है। वेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इसके पास पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच गया। ये मेम्ब्रेन यहां से ऐसे करेगी, कवर किया इसको, मतलब ऐसे एक मेम्ब्रेन ने इसको कैसे लिया, यहां से आके कुछ मतलब कुछ तरीके से यहाँ पे लिपिड की मेम्ब्रेन बनेगी, ये इसमें फ्यूज जाएगा और फिर बर्ड ऑफ हो जाएगा बाहर, कुछ ऐसा। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में? और इस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। क्लियर पॉइंट, कि बर्ड की फॉर्म में पिंच ऑफ हो जाएगा। और जब किसी चीज को अंदर आना होगा, क्या आना होगा, अंदर आना होगा, वो भी ऐसी आएगी, ये आई यहाँ बाइंड करेगी, बर्ड बनी, अब अंदर की तरफ बर्ड बनेगी और ये अंदर आ गई, और इसको बुलाते हैं फैगोसोम। क्या बुलाते हैं, फैगोसोम। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में? तो बर्ड बनाकर अंदर लेके आती है चीज को, ये बर्ड बनाकर ही बाहर लेके जाती है, और जब अंदर आ रही है, जब बाहर जा रही है तो बुलाएंगे एक्सोसाइटोसिस, और जब अंदर आ रही है तो आपको क्लियर है क्या बुलाना चाहिए, एंडोसाइटोसिस। तो ये प्रॉपर्टीज हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दैट इट इज कैपेबल ऑफ मूविंग थिंग्स इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड एंडोसाइटोसिस, आउटसाइड एक्सोसाइटोसिस। लेकिन ये टर्म हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम बर्ड बना के भेज रहे हैं या लेके आ रहे हैं। मान लीजिए कोई चीज चैनल के थ्रू आ रही है या प्रोटीन ट्रांसपोर्टर उसको लेके आ रहा है, तो फिर वो एंडो और एक्सोसाइटोसिस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? सो आई सपोज दैट इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अब हम आगे बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, और बाकी कुछ बातें वहां करेंगे। जैसे कोई डाउट,
सर एक मिनट को एक चीज और बतानी है, ध्यान रखना। अगर अंदर आने वाली चीज सॉलिड है, अंदर आने वाली चीज क्या है? सॉलिड है। अगर चीज सॉलिड है जो अंदर आ रही है यहाँ पे, तो सेल खा रहा है, तो हम बोलेंगे सेल ईटिंग, सॉलिड है। और अगर अंदर आने वाली चीज लिक्विड है, क्या है बेटा? लिक्विड है, तो सिंपल हम बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग। तो अगर अंदर आने वाली चीज सॉलिड है, सेल ईटिंग, वरना सेल ड्रिंकिंग। और सेल ईटिंग के लिए हमारे पास एक फिक्स टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है, फाइटोसाइटोसिस। और सेल ड्रिंकिंग के लिए हमारे पास दूसरी टर्म है, पिनोसाइटोसिस। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि फैगोसाइटोसिस प्लस पिनोसाइटोसिस इज इक्वल टू एंडोसाइटोसिस। ठीक, चलिए अब किसी को कोई डाउट है तो पूछते हैं। सर सोडियम और पोटेशियम पंप ये एक ही होगा या दोनों के लिए अलग अलग होंगे? सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम दोनों को होता है। ये सोडियम अंदर लेके जाता है, पोटेशियम को बाहर फेंकता है। सॉरी, पोटेशियम अंदर लेके जाता है, सोडियम को बाहर फेंकता है। ओके सर। क्या आप आगे बढ़ेंगे बताऊंगा आपको जब सर न्यूरॉन्स की बात करें। हाँ सर वो जो हाइड्रोफोबिक वाला है वो अंदर कैसे वो चला गया? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हाइड्रोफोबिक वाला स्ट्रक्चर है उसने उसको अपोज भी तो किया होगा। क्या क्या सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में वो अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है ना, जो उसकी टेल होती है। हाँ, अरे प्लाज्मा लब ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ओवरऑल हाइड्रोफोबिक ही मानते हैं, क्योंकि हेड छोटा होता है, टेल बड़ी होती है। तो टेल का मेजर पार्ट है, इसलिए हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ओवरऑल हाइड्रोफोबिक। विद लिटिल हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर्स, ऐसा बोल सकते हैं। किसका माइक ऑन है? ठीक है शुभम। शुभम शर्मा। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, यस सर। डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव फर्दर। आगे हम बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक की, और वो क्या है? एंडोकंड्रियल सिस्टम। आइए समझाते हैं एंडोकंड्रियल सिस्टम में क्या क्या आएगा। एंडोकंड्रियल सिस्टम में सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा लिख दूंगा यार, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ऐसा एडजेक्टिव लिखा है। और हम चाहें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कंसीडर कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी कंसीडर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना? हालांकि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन गलत नहीं। ठीक है, क्यों? आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब
कुछ भी आगे पढ़ाने से पहले, मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आगे पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज के बारे में बताना चाहूंगा, और वो जो एक और चीज है वो है दी राइबोसोम। तो मुझे आपको थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में बताना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा राइबोसोम्स के बारे में बताने के बाद फिर मैं आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए एक नया टॉपिक डाल लीजिए, दी राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के बारे में समझने के बाद ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। ओके, तो बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर आल्सो नोन एज पैलेट पार्टिकल्स। पैलेट पार्टिकल्स क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर इन्हें पैलेट, साइंटिस्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किया। अब राइबोसोम इकलौते ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं, हालांकि दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर सेल ऑर्गेनेल, बट ठीक है, अगर इनको हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है, लेट्स अज्यूम इट। तो फिर ये इकलौते ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल ऑर्गेनेल के लिए अगर बोले, मान लेते हैं इनको सेल ऑर्गेनेल, तो फिर ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। They are the only cell organelle found in prokaryotic as well as eukaryotic cells. अब राइबोसोम्स होते क्या है? राइबोसोम्स अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ नहीं है, बल्कि इट इज समथिंग एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब इसमें है आरएनए, ठीक है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स प्लस प्रोटीन्स। आरएनए प्लस प्रोटीन मिला के क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं। आइए का स्ट्रक्चर देखते हैं। दो तरीके के राइबोसोम आप देखेंगे। एक राइबोसोम है द 70S राइबोसोम, समझाता हूं। ये है 70S राइबोसोम, और एक राइबोसोम हमारे पास है द 80S राइबोसोम। ओके, द 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। फिलहाल के लिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बता देते हैं। अब यहाँ पर S क्या है? S इज अ यूनिट ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं सीवर्ट-बर्ग कांस्टेंट। सीवर्ट-बर्ग कांस्टेंट वैल्यू होती है 10 की पावर -13 सेकेंड्स। अब ये वैल्यू क्या डिनोट कर रही है? ये इसका एक तरीके का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट डिनोट कर रही है। बता रही है कि देखिए, मान लेते हैं हमने सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल को ना ऐसे डिसॉल्व कर लिया, और फिर हमने उसको लेट्स से सेटल होने का टाइम दिया। जब सेटल होने का हम टाइम देते हैं तो कितना टाइम लगता है एक राइबोसोम के, उसके ऊपर है। जिसको 70 यूनिट टाइम लगता है भाई, ऑफ कोर्स जो ज्यादा भारी होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी पुल नहीं है, ये बेसिक मूवमेंट है। जो भारी चीज होगी वो धीरे धीरे सेटल करती है, जो हल्की चीज होती है वो जल्दी सेटल करती है। आप समझो कि रेस में दो लोग भाग रहे हैं, जो हल्के वाला होगा तेज भागेगा, जो भारी वाला होगा धीरे भागेगा, तो ऐसे वाला। तो जो एक्चुअल में हैवी है उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, 80S, ठीक है ना, और जो थोड़ा हल्का है उसको कम टाइम लग रहा है। क्लियर? ये हल्के वाला, ये भारी वाला। ओके, अच्छा, तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये आगे फर्दर दो सब यूनिट से बने, छोटी सब यूनिट, स्मॉल एंड लार्ज। क्या बोला मैंने? स्मॉल सब यूनिट एंड दी लार्ज सब यूनिट। अब जो राइबोसोम 80S है, जो राइबोसोम 80S है,
उसके स्मॉल सब यूनिट में क्या क्या है, उसकी स्मॉल सब यूनिट में आरएनए है। कौन सा आरएनए? आगे देखिए और फर्दर डिटेल कौन से आरएनए? 18S आरएनए। अरे सॉरी, मैं पहले जो 80S है उसके दो पार्ट्स है। जो छोटे वाला पार्ट है दैट इज 40S और जो बड़े वाला पार्ट है दैट इज 60S। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। और जो 70S है उसमें छोटा वाला पार्ट इज 30S एंड बड़े वाला पार्ट इज 50S। ओके, तो अगर मैं सही सोच रहा हूं तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि 40 + 60 100 होता है। आई नो 50 + 13 80 होता है, नॉट 70। आई नो। तो हाउ कम 70S is equal to 50 + 30 and 80S is equal to 60 + 40? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये टाइम के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ ये क्या बता रहा है कि जब ये पूरी यूनिट एक साथ होती है तब ये 80S टाइम लेता है सेडिमेंट करने के लिए। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि मैं इसके 80S के दो टुकड़े करूँ, एक छोटा एक बड़ा। अगर छोटे को सेटल होने का टाइम नोट करूं और बड़े के सेटल होने का टाइम नोट करूं तो दोनों का टाइम जब ऐड करूं तो वो इस 10 के बराबर है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो कि एक पर्सन है, लेट्स से 100 किलो का, ओके, 100 kg का पर्सन, ठीक है। उसको 100 मीटर रेस करे, 100 मीटर भाग। तो 100 किलो के पर्सन ने 100 मीटर भागने के लिए लेट्स से टाइम दिया 30 seconds. How much time? Let's say he took 30 seconds. Okay? Good enough. अब मैंने दो लोग लिए, 100 किलो के दो आधे कर देते हैं। एक पर्सन जो है वो लेट्स से 60 kg का है, ठीक है। और दूसरा पर्सन लेट्स से डिफरेंस कर दे, एक पर्सन है जो लेट्स से 60 kg का, दूसरा 40 kg का है। ऐसे कोई लगना नहीं, ठीक है ना। तो 100 किलो के पर्सन को लगे 30 सेकंड, 30 सेकंड। अब एक 60 kg का पर्सन है, एक 40 kg का पर्सन है। अब 60 kg के पर्सन को लेट्स से लगते हैं लेट्स से 20 सेकंड्स। 60 kg वाले को लगे 20 सेकंड्स, ठीक है ना। और 40 kg वाले को लेट्स से लगे 15 सेकंड्स, ठीक है। तो 20 + 15 कितना टाइम हो गया? 35 सेकंड्स। और अकेले 100 किलो वाले को कितने लगे थे? 30 सेकंड्स। और ये बात समझ में, तो जरूरी नहीं है कि अगर हम एक हैवी पर्सन है उसके दो पार्ट कर दें, दो दो हिस्सों में उसको दौड़ाएं उसी रेस से दो बार, तो जो टाइम आ रहा है दोनों का वो मिला के एक सिंगल के बराबर आ रही बात समझ में। तो ऐसा जरूरी नहीं है। जब ये पूरी सब यूनिट सेटल होती है तो एक 80S, इसके जब दो टुकड़े कर देते हैं तो छोटी वाली टेक्स 40S एंड बड़ी वाली टेक्स 60S। ऐसा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट समिंग नहीं है। आ रही बात समझ में? ये आ रही बात समझ। तो दैट्स वाई ये कभी भी सम जरूरी नहीं हमेशा बराबर हो, 40 60 वैसे 100 हो गया। लेकिन ये जब एक साथ ऐसे यूनिट काम करते हैं तो फिर ये सिर्फ 80S जो है टाइम लेते हैं सेडिमेंटेशन के लिए, ऐसा, ठीक है ना। ओके, वैसे सेम यहाँ पे जब ये साथ में होते हैं तो दे टेक 70S टाइम, बट व्हेन दे आर सेपरेटेड दे टेक 50S and 30S। 30S वाला स्मॉल वन एंड 50S थोड़ा लार्ज वन। ओके, अच्छा ये आगे फर्दर भी डिवाइडेड है, मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया रखेंगे। जो 40S है उसमें किससे मिलकर बना हुआ है? इट इज मेड ऑफ 18S प्लस प्रोटीन्स। जैसे ये बताया था आरएनए और क्या प्रोटीन। 80S इज द आरआरएनए, 80S इज द आरआरएनए। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आरआरएनए क्या होता है। आई सपोज आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देयर इज समथिंग एज डीएनए, समथिंग एज डीएनए। डीएनए आप जानते हैं, ठीक है। ओके, अभी मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल में। न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ाया था ना मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में? नो सर। ओके, तो हमारे इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। जब मैं फेज 2 में जब करेंगे तब बताएंगे, उसकी डिटेल में पढ़ेंगे।
तो एक चीज होती है डीएनए, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए कोड्स फॉर आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एंड आरएनए कोड्स फॉर प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन बनते हैं बॉडी में, ऐसे डीएनए कोड्स फॉर आरएनए, आरएनए कोड्स फॉर प्रोटीन। आ रही बात समझ? ओके। अब डीएनए की एक सीक्वेंस होती है, कैसे सीक्वेंस होती है, जैसे कि सीक्वेंस ऐसे होती है, इसमें 4 लेटर्स होते हैं, इसमें 4 तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं जो अलग हो सकते हैं, ए टी जी सी, ये आपको बात बताऊंगा। तो डीएनए की सीक्वेंस होती है, लेट्स से ए, जैसे डीएनए की सीक्वेंस है ए टी जी सी सी जी सी, कुछ भी है, और वही सीक्वेंस पास ऑन जाती है आरएनए के पास, और फिर आरएनए के सीक्वेंस को पढ़ के बनाया जाता है प्रोटीन। कैसे अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग नोन एज डीएनए, देयर इज समथिंग नोन एज आरएनए, देयर इज समथिंग नोन एज प्रोटीन। अब सवाल है कि आरएनए एक तरीके का नहीं होता, देयर इज नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए 3 तरीके के होते हैं। कौन से? जो राइबोसोम बनाते हैं, नोन एज राइबोसोमल आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो अमाइनो एसिड लेके आते हैं, नोन एज द ट्रांसफर आरएनए। और जो कोड करते हैं कि कैसा प्रोटीन बनेगा, उसे हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ओके, आइए मैं इसको आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरी बात ध्यान सुनिएगा डीएनए आरएनए के बारे में, पे अटेंशन। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जितने आरएनए की बात हो रही है वो सब राइबोसोम के अंदर है। क्या राइबोसोम वाला आरएनए? तो 18S प्लस 2D, 60S बना होगा, 28S आर 28S एस 28S क्या कहते हैं इसको, आरआरएनए प्लस 5.8S आरआरएनए प्लस 5S आरआरएनए प्लस प्रोटीन। Whereas 30S बनाते हैं 16S प्लस प्रोटीन, और 50S बनाते हैं 23S प्लस 5S प्लस प्रोटीन। तो मतलब प्रोटीन और आरएनए, प्रोटीन और आरएनए, प्रोटीन और आरएनए, प्रोटीन और आरएनए, तो ये सब प्रोटीन और आरएनए से मिलकर राइबोसोम बनते हैं। ओके, प्रोटीन एंड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आइए, ओके, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आरएनए क्या है और राइबोसोमल आरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए क्या है और मैसेंजर आरएनए क्या है। आइए मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये आपको काफी कॉन्सेप्ट्स आपके आगे के लिए क्लियर करेगा, ठीक है। जस्ट पे अटेंशन। सर वो जो 80S वाला है उसके 5.8S के नीचे का लिखा है। अभी मैं सब बता दूंगा, अभी जो बता रहा हूँ ना पहले वो सुन लो। पे अटेंशन। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, इसको समझेगा ध्यान से सब लोग। लेट्स से कि कोई डिश बनानी है ना, कोई भी व्यंजन, डिश, वो डिश बनानी है, ठीक है ना। लेट्स कोई पिज्जा बनाना है ना। अब पिज्जा बनाने की एक रेसिपी है, राइट, और रेसिपी लिखी हुई है इंग्लिश में, ठीक है। ओके ओके। अब आपके पास जो कुक है वो इंग्लिश नहीं जानता, राइट, तो आप रेसिपी को ट्रांसलेट करोगे हिंदी में, और अदर आई वुड से आप ट्रांसक्राइब करोगे हिंदी में। तो जो इंग्लिश में लिखी रेसिपी है दैट इज डीएनए, दैट इज डीएनए। आपने उसको हिंदी में ट्रांसक्राइब किया, दैट अब रेसिपी हिंदी में आ गई, दैट इज
RNA. And which RNA? Messenger RNA. So messenger RNA is nothing but DNA से बनाई हुई, मतलब कि इंग्लिश से मैं हिंदी में ट्रांसक्राइब की हुई रेसिपी. और रेसिपी क्या है? अच्छा, रेसिपी किस चीज की है? उस डिश की. तो जो डिश बनने वाली है वो एक्चुअली प्रोटीन है. तो इसलिए हम बोलते हैं डीएनए कोड्स फॉर आरएनए. इंग्लिश वाली कोड्स फॉर द हिंदी वाली, है ना? तो डीएनए कोड्स फॉर द आरएनए एंड आरएनए कोड्स फॉर प्रोटीन. हम फॉर्म वर्ड यूज नहीं करते. तो डीएनए डज नॉट फॉर्म आरएनए. नो, डीएनए कोड्स फॉर आरएनए, आरएनए कोड्स फॉर प्रोटीन. आपके पास रेसिपी है, राइट? दैट इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. अब इस मैसेंजर आरएनए, अब रेसिपी से आपको क्या करना है? आपको पता लगाना है कि कौन कौन से आइटम्स हम चूज करें डिश बनाने के लिए. तो जो जो डिश बनाने के लिए हमें आइटम्स चाहिए, जो उसके क्या बोलते हैं, एक चीज से वर्ड होता है, जो भी है, ठीक है ना? इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स, सॉरी, हाँ, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ना? प्रोटीन के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स. तो आप समझ लो कि जो इंग्रेडिएंट्स हो गए वो क्या हो गए? अमाइनो एसिड. अब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं, ठीक है ना, वो सब कहाँ लिखा है? आरएनए. अब किस ऑर्डर में मिलाने हैं वो भी किसमें लिखा है? आरएनए में. कौन सा आरएनए में? एमआरएनए. तो एमआरएनए टेल्स अस कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाने, मतलब कौन कौन से अमाइनो एसिड्स लेने हैं और किस सीक्वेंस में लेने हैं और कितनी बार लेने हैं. करेक्ट? दैट इज द आरएनए. अब क्या होता है, अब आपको बनाने के लिए बर्तन चाहिए. कहाँ बनाओगे? तो जिस बर्तन में आप डिश बना रहे हो, राइट, वो बर्तन आपका आरएनए, द राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोमल आरएनए और कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलके, जो पहले से बना रखे प्रोटीन, उनके साथ मिलके वो बर्तन बना रहा है जिसमें प्रोटीन बनेगा. ठीक है ना? और वो एक्चुअल बर्तन क्या है? वो आपका राइबोसोम है. तो राइबोसोम, ठीक है ना, और उसमें पाया जाने वाला आरएनए क्या कौन सा हो गया? राइबोसोमल आरएनए. तो राइबोसोम वो बर्तन है जहां पे प्रोटीन बनने वाला है. ठीक है ना? और उसको सपोर्ट करने वाला जो भी है वो राइबोसोमल आरएनए हो गया. क्लियर है? राइबोसोमल आरएनए सपोर्ट के लिए, प्रोटीन बनाने में मदद करेगा. लेकिन प्रोटीन कैसा बनाना है वो कौन रखेगा? मैसेंजर आरएनए. अब इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए आपको लाने पड़ेंगे. भाई पहले उसमें लिखा है ओके, थोड़ा आटा ले आओ. तो आटा ले आओ, ठीक है. अब लेट्स से थोड़ा शुगर ले आओ. तो शुगर ले आओ. तो आटा लाना है, आटा ले लाने वाला, शुगर लाने वाला, मतलब इंग्रेडिएंट्स लाने वाला, या इन शॉर्ट बोलूं अमाइनो एसिड लाने वाला भी एक आरएनए है. और उसको हम बोलते हैं द ट्रांसफर आरएनए, द ट्रांसफर आरएनए. तो ये तीन आरएनए इसके बीच में डिफरेंस है. एक राइबोसोमल आरएनए जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है प्रोटीन बनने के लिए, मैसेंजर आरएनए जो बता रहा है कि कैसा प्रोटीन बनेगा, और ऑफ कोर्स द ट्रांसफर आरएनए, द टीआरएनए, जो कि आपको लेके आएगा अमाइनो एसिड्स को. तो दैट इज टीआरएनए, एमआरएनए एंड द आरआरएनए. तो यहाँ पर राइबोसोम में जो से आरएनए की बात कर रहे हैं हम, वो कौन सा आरएनए? दी राइबोसोमल आरएनए, द आरआरएनए. क्लियर है? पॉइंट आ रही बात समझ में? एनी डाउट्स? खैर, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा. अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि होता क्या है. किसी को यहाँ कोई डाउट है? सर वो आपने डीएनए के बाद क्या लिखा है जो अभी आपने मिटाया? डीएनए के बाद आरएनए. ओके, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं सर, वो डीएनए की तो आपने वैसे कैपिटल में लिखा हुआ था, एक वर्ड करके लिखा हुआ था, वो क्या था? कोड ऑफ डीएनए ACCGC. अरे वो कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है, उसमें 4 लेटर होते हैं, ATGC कैसे भी लगा लो. अब डीएनए में यूज होते हैं लेटर्स ATGC और आरएनए में लेटर यूज होते हैं AUGC. इनके कैसे भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बस टी की जगह क्या होता है? यू होता है. अब इनके कैसे भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए की सीक्वेंस या आरएनए की सीक्वेंस कैसी भी हो सकती है. लेट्स से मान लेते हैं कोई आरएनए की सीक्वेंस है, RNA runs from 5' to 3'.
एंड डीएनए रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आप बाद में बताऊं क्या होता है। ठीक है, लेट्स से कोई सीक्वेंस है आरएनए के सीक्वेंस से कुछ भी ले लेते हैं, जो भी आपका होना, लेट्स से ए सी जी यू सी सी जी सी यू ए सी जी, है ना, ऐसे सीक्वेंस है। ओके, तो अब क्या होता है ना, इन सीक्वेंस में अब देखिए क्या होता है, ये जो आरएनए है ये रहता है राइबोसोम के पास, इसके पास राइबोसोम बनाया था पूरा, लेट्स से राइबोसोम है ना। अब इस राइबोसोम के ऊपर, ये राइबोसोम हो गया, ये आरएनए हो गया, दिस इज द एमआरएनए, ये मैसेंजर आरएनए आया है किसके पास, राइबोसोम के पास आया है, ताकि इससे प्रोटीन बनाया जा सके। देखिए ये मेरा सिलेबस में नहीं है, क्लास 12 का टॉपिक है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा कोई बात, ठीक है ना, आपको जब 12th में जाओगे समझ में आ जाएगा, 12th में डिटेल में, ठीक है। तो क्या होता है कि हम, ये एमआरएनए हो गया, ओके। अब क्या होता है, हम यहाँ पढ़ते हैं वन बाय वन किसको, रेसिपी को, हम तीन तीन लेटर्स एक साथ पढ़ते हैं। हमने पढ़ा एसीजी, ठीक है ना। अब ये जो लेटर है एसीजी, ये ट्रिपलेट्स बोलते हैं इनको, ये कोड फॉर सब अमीनो एसिड। मान लो एसीजी कोड कर रहा है, लेट्स अज्यूम ग्लाइसिन के लिए, किसके लिए, लेट्स से ग्लाइसिन के लिए कोड कर रहा है एसीजी ग्लाइसिन है। क्या मतलब एसीजी का, ग्लाइसिन। तो एसीजी जैसी होगा तो एक होता है टीआरएनए, कौन, टीआरएनए। टीआरएनए जैसे पढ़ेगा कि ये तो ग्लाइसिन है, वो सीधा एक अमीनो एसिड ले आएगा, कौन सा, ग्लाइसिन। कौन सा अमीनो एसिड ले आएगा, ग्लाइसिन ले आएगा। तो लेट्स से ये यहाँ पे ले आया, ग्लाइसिन ले आया, आगे बात समझ में, ग्लाइसिन आ गया, कौन छोड़ गया, टीआरएनए छोड़ गया, कौन छोड़ गया, टीआरएनए छोड़ गया, कौन, ग्लाइसिन। ठीक है, डाल देते हैं। ओके, ये आपको बहुत सिंपल में बता दूं मैं, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर कोड पढ़ा, अगला क्या था, यूसीसी। लेट्स से यूसीसी कोड कर रहा है एस्पार्टिक एसिड के लिए, तो अब टीआरएनए फिर से आया, अब क्या लेके आएगा वो, अब लेके आएगा वो एस्पार्टिक एसिड। क्या लेके आएगा, एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड को सीधा जोड़ देगा इसके साथ, एस्पार्टिक एसिड। ऐसे करते करते इसको तीन कर करके पढ़ते जाएंगे, और कौन कौन सा अमीनो एसिड जोड़ना है हम जोड़ते चले जाएंगे। एस्पार्टिक एसिड, लेट्स से ग्लूटामिक एसिड, नेक्स्ट उसके बाद कोड करा था लाइसिन के लिए, लाइसिन आ गया। तो ऐसे कर करके अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, और अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे तो आपको पता है कि क्या बन जाएगा, प्रोटीन। और इसका क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, धीरे धीरे वो फोल्ड होगा टू फॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंड देन कुछ शुगर वगैरह जो जुड़ी होगी जुड़ जाएगी, कुछ जो कटना हो कट जाएगा, और फाइनली आपके पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि राइबोसोमल आरएनए ने राइबोसोम बनाया, एमआरएनए ने कोड किया, टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आया, और मिलकर आपके पास क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। तो जो प्रोटीन बनते हैं, कौन उसमें कौन से अमीनो एसिड रहेंगे, उनकी सीक्वेंस क्या रहेगी, वो सब फैसला करेगा एमआरएनए, और वो अमीनो एसिड को लाने का काम टीआरएनए का है, और उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का इसका नाम है राइबोसोमल आरएनए का। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो आरएनए है, जो राइबोसोम है, सॉरी, जो राइबोसोम है, दे आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कौन है, दी राइबोसोम। नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर पॉइंट, आगे बात समझ में। ये पार्ट सिर्फ समझाने के लिए था, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए था, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपके। आपको ये समझना है, आपको ये याद रखना है कि राइबोसोम्स अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। नाउ पे अटेंशन, अब आपके राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। देखिए, जो आपका 80S राइबोसोम है वो आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, और जो 70S राइबोसोम है वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। प्लस 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है, प्लस क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके पास राइबोसोम होता है, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स की बात है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, ठीक है ना, ये किसमें होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो इनके पास अपना राइबोसोम होता है, कौन सा 70 है, तो 70 कहाँ मिल रहा है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह में, प्लस यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में और यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट में। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स 70s plus 80s both the ribosomes, 80s in the cytoplasm overall, और जो 70s वो उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर आ रही है बात समझ में? बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना कि 80s is divided into 40 and 60 और 70s is divided into 50 and 30. This should be remembered. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स चाहे याद चाहे हो चाहे ना हो। क्लियर है? आखिरी इंफॉर्मेशन, आखिरी दो इंफॉर्मेशन क्या है कि जो 70s राइबोसोम है वो हमेशा आपको ऐसा मिलता है ग्रुप में, अकेला नहीं मिलता, ग्रुप में मिलता है, बहुत सारे एक साथ होते हैं और जुड़े होते हैं आरएनए से, फर्स्ट 5 प्राइम 3 प्राइम आरएनए, और एक ग्रुप ऑफ दी राइबोसोम को बोलते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, पॉली राइबोसोम या सिंपली इन्हें बुलाते हैं पॉलीसोम। तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम एक ही बात है, इसी फॉर्म में मिलेगा कौन सा 70s राइबोसोम, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट में हो, चाहे वो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल में हो, वो ऐसे मिलता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम की फॉर्म। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो आपको दो फॉर्म में मिलेगा, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उससे बाउंड, किससे बाउंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड। किसकी मेम्ब्रेन से बाउंड, आप समझाना मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ आपका राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड, और एक साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल फ्री राइबोसोम। दो राइबोसोम हो जाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड एंड फ्री राइबोसोम। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम होगा वो प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स बनाएगा वो सेलुलर प्रोटीन होंगे, मतलब फुल प्रोटीन ने सेल के अंदर ही रहना है, सेल के अंदर ही काम करना, सेलुलर प्रोटीन है। और जो फ्री राइबोसोम्स है वो जो प्रोटीन्स बनाएंगे सेक्रेटरी होंगे, मतलब उनको बाहर जाना होगा, यानी उनको कहाँ काम करना है, सेल के बाहर जाके काम करना है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फ्री राइबोसोम्स सेल के बाहर जाने वाली प्रोटीन बनाएंगे, तो बाहर जाने, फॉर एग्जांपल इंसुलिन एक प्रोटीन है तो पैनक्रियास बनाता है, तो ये कैसा सेक्रेटरी प्रोटीन है, कहाँ बनेगा, फ्री राइबोसोम में। और लेट्स से कोई एंजाइम है हेक्सोकाइनेस, उसे सेल के अंदर ही काम करना है, तो कहाँ बन रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स कौन से वाले, 80s यूकैरियोटिक राइबोसोम्स स्पेसिफिकली बोलते हैं इनको। कहाँ मिलेंगे, दो तरीके के मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड एंड द फ्री राइबोसोम्स। आई सपोज राइबोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको, ये बात सारी बातें क्लियर है, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। सर हाँ जी, सर जो फ्री राइबोसोम्स है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहते हैं। क्या बोल रहा है, सर जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। फ्री राइबोसोम जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्या, सर मतलब वो उसके ऊपर ही होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अच्छा, तो क्या फर्क होगा फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स में और फ्री राइबोसोम्स में? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स, ठीक है ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड। और जो नहीं जुड़े हुए, जो खाली पड़े हुए हैं बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, वो फ्री राइबोसोम्स। गॉट इट? यस सर। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर ये 23S 5S और ये जो लिखा हुआ है 28S 5.8S 5S, ये जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में आपने लिखा है, ये इसमें ये वाले एस का क्या मतलब हुआ?
यही है, ये rRNA है, वही S का मतलब सेम है। मतलब जो 40S है वो एक्चुअली उसमें कुछ आरएनए है, ठीक है ना, जिसको हम एस में काउंट कर रहे हैं, और कुछ प्रोटीन है, मिला के उसका उसका जो टाइम लग रहा है 40S लग रहा है। तो 40S कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू दिस 18S प्लस प्रोटीन्स। सर 18S में इसको हमने 18 ही तो बोला क्योंकि इसको मतलब 18 स्क्वायर बाय उसको अकेले को लेंगे तो उसको 18 यूनिट्स टाइम लगेगा सेडिमेंट करने में, और प्रोटीन के साथ ले लेंगे मिला के तो 40S टाइम लगेगा। ओके सर दोनों में कैपिटल एस ही लगाते हैं। बेटा मैं कैपिटल एस और स्मॉल एस एक बार चेक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से कैपिटल एस लगा सकते हैं, कैपिटल एस लगाएंगे, स्मॉल एस नहीं आएगा, वो सही कर लेना, कैपिटल एस ही आएगा। एनीथिंग एल्स? क्योंकि स्मॉल एस ना सेकंड्स हो जाएगा, और ये सेकंड्स नहीं है, ये सीवर्ड कांस्टेंट है, तो ये कैपिटल एस में ही आएगा। करेक्ट। एनीथिंग एल्स? सर ये कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, तो सर इसे हेल्थ के लिए इतना खराब क्यों माना जाता है? कौन कह रहा है? मतलब सर एड्स आते हैं कि ये ऑयल, ये इस ऑयल का यूज मत किया करो, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अच्छा, मेरे लिपिड वाली क्लास में थे तुम विशाल? नो सर। नहीं थे लिपिड्स वाली क्लास में? नो सर। तो कोई बात नहीं, इशिका होगी लिपिड वाली क्लास में। यस सर। आवाज नहीं आ रही इशिका तुम्हारी, जोर से बोलो। यस सर। हाँ विशाल, इशिका की आवाज आ रही है तुमको? यस सर, आ रही है। इशिका आंसर देगी तुम्हारे इस क्वेश्चन का। सर दो टाइप्स के होते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, एक गुड होता है एक बैड होता है। समझ में आ गया विशाल? नो सर। सानवी, आंसर द विशाल क्वेश्चन। सर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्मफुल नहीं होता, वो जैसे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी वगैरह मेंटेन कर रहा है तो वो अच्छा ही है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो मतलब आर्टरीज वगैरह को क्लॉग कर सकता है तो वो हार्मफुल होता है। समझ में आ गया विशाल? यस सर, आ गया। मतलब ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। हाँ मतलब कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके। एक्चुअली अभी इन दोनों ने भी सही से आंसर नहीं दिया जो मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। देयर इज समथिंग नोन एज लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हाई होना चाहिए, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लो होना चाहिए। क्या बोला मैंने? हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल हाई, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लो। और जब उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। गॉट इट विशाल? यस सर, थैंक यू सर। सर यस सन। जो फ्री राइबोसोम्स है वो मेम्ब्रेनलेस है, वो दूसरे वाले पे मेम्ब्रेन बाउंड क्यों लिखा है? अरे बाउंड, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड और मेम्ब्रेन बाउंड में फर्क होता है। तुमको मैं दीवार पे चिपका दूंगा तो तुम मेम्ब्रेन बाउंड हो जाओगी, और तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा तो तुम उस कमरे में एनक्लोज हो जाओगी। मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जुड़े हुए, वो गए मेम्ब्रेन बाउंड। और जो मेम्ब्रेन से जुड़े नहीं हुए, फ्री है, घूम रहे हैं, वो फ्री है। ओके सर। यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं है, सिर्फ मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ, जैसे कि ये हो गया मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंड विद मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन राइबोसोम की नहीं है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। अगर राइबोसोम की अपनी मेम्ब्रेन होती फिर मैं बोलता मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड। आई सपोज और किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम सर आगे बढ़ सकते ये जो पॉलीराइबोसोम, हैं। हाँ पॉलीराइबोसोम क्या करूं उसका? सर वो पॉलीराइबोसोम के अंदर जो सारे राइबोसोम्स होंगे
वो सर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके मतलब बनाएंगे जो हमारा प्रोटीन है, या फिर सब अपना अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे? नहीं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। एमआरएनए एक ही है ना, हाँ। एमआरएनए देख रहा है वो एक ही है ना। यस सर, एक ही है। चलिए, तो आपको बहुत ज्ञान दे दिया मैंने राइबोसोम के बारे में, ठीक है, मोर देन इनफ। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, सब लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा। आगे बात करें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा। सबसे पहले लेट्स से न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्यों बना रहा हूं, समझा दूंगा आपको। न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट डीएनए रहता है, ठीक है ना। इस डीएनए में, डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। और न्यूक्लियस की ना दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर और एक आउटर। एक इनर नहीं आई, आइए आउटर बना दें। ये मैंने इसकी आउटर मेम्ब्रेन बना दी, ओके। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसकी आउटर मेम्ब्रेन बनाई, राइट, बीच बीच में गैप्स रहते हैं, कंटिन्यूअस नहीं रहते, डिसकंटिन्यूअस चारों तरफ। और जहां जहां डिसकंटिन्यूअस एक्चुअली वहां पोर्स है, क्या है, पोर्स। एंड दीस पोर्स आर टर्म्ड एज, बहुत मुश्किल नहीं गेस करना, न्यूक्लियोपोर्स। क्या बुलाते हैं इसको, न्यूक्लियोपोर्स बुलाते हैं। These are न्यूक्लियोपोर्स। मैं सब जगह बनाई दूंगा, है ना। हालांकि मैंने बहुत कम दिखाया, बहुत सारे होते हैं, दे आर वेरी सेलेक्टिव, दे आर वेरी सेलेक्टिव। तो ये न्यूक्लियोपोर्स है, ठीक है। अब ये जो ये है ना, क्या नाम है इसका, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सिर्फ आउटर आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सिर्फ आउटर आउटर मेम्ब्रेन। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, येलो से। ओके, अब ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम। आउटर मेम्ब्रेन पे बाउंड्री के बहुत सारे राइबोसोम, क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन इज कंटीन्यूअस, इट इज कंटीन्यूअस टू फॉर्म समथिंग नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब समझिएगा ध्यान से, इसी को आप फोल्ड करते चलो, ये ऐसे, ओके, ऑलराइट। इसको जरा ऐसे ऐसे हमने फोल्ड कर दिया, तो दिस इज व्हाट इट हैज बिकम, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या आप कहीं भी बना सकते हैं, जहां भी आप चाहें, चारों तरफ होता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ, ये चारों तरफ रहेगा, ओके। But getting the point, I suppose you are। है ना। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप खुद देख सकते हैं कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, इसकी मेम्ब्रेन पे जुड़े हुए हैं ये राइबोसोम्स। हर जगह कुछ कुछ जगह you find what, ribosomes, ओके, क्लियर है। तो ये जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाया है आपके लिए, these are what, ये राइबोसोम्स। और बताने की जरूरत नहीं है ये राइबोसोम्स कौन से हो जाएंगे, द मेम्ब्रेन ऑफ राइबोसोम्स, ओके। और इनको जोड़ने के लिए प्रोटीन रहता है, हाइपोप्रोटीन, ओके।
पे अटेंशन, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिर्फ ऐसा नहीं है, ऐसा फोल्डेड नहीं है। जो फोल्डेड वाला पार्ट देख रहे हो, जो फोल्डेड वाला पार्ट देख, ये फोल्डेड वाले हिस्से को बुलाते हैं क्रिस्टे। क्या बुलाते हैं? क्रिस्टे। दिस इज क्रिस्टे। फोल्ड पार्ट इज नोन एज क्रिस्टे। I'm sorry, not this. सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टर्न क्या बुलाते हैं? मैं लिखता हूँ, बुलाते हैं सिस्टर्न। सिस्टर्न, ओके, सिस्टर्न बुलाते हैं। तो ये फोल्डेड पार्ट क्या है? सिस्टर्न। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ट्यूब लाइक भी होगा, मतलब इंडिपेंडेंट ट्यूब, ठीक है। और कुछ ऐसे गोल गोल वेसिकल्स, गोल गोल क्या होंगे? तो और क्या चीज होगी सिस्टर्न के अलावा? देयर कैन बी ट्यूब्स एंड देयर कैन बी राउंड राउंड वेसिकल्स, ओके। नाउ इट इज वेरी क्लियर कि आपका जो राइबोसोम है वो कुछ ही हिस्से में हर जगह नहीं है। तो जहां जहां राइबोसोम है, जहां जहां राइबोसोम है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या सिंपली बुला सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी डिवाइडेड एज टू काइंड्स, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, जिसको शॉर्ट में RER बोलते हैं, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे राइबोसोम्स नहीं होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर इज समथिंग एज RER एंड देयर इज समथिंग एज SER। और ये आप डायग्राम से ही एनालाइज कर सकते हैं कि जो RER है वो सिर्फ उसमें सिर्फ वेसिकल, उसमें सिर्फ सिस्टर्न आएंगे। इसमें क्या आएंगे? सिस्टर्न। तो RER में सिर्फ सिस्टर्न आएंगे। whereas स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसके पास देयर आर नो राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब कौन सा वाला? इसके पास राइबोसोम है, ओके। और जिसके पास राइबोसोम नहीं है, तो फ्री फ्रॉम राइबोसोम है, वो हो गया SER, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसका क्या होगा? अच्छा, फर्स्ट वाले में सिर्फ सिस्टर्न है, स्मूथ वाले के अंदर सिर्फ सिस्टर्न ही नहीं है, वेसिकल भी है और ट्यूब्यूल्स भी हैं। आई सपोज दिस इज क्लियर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इनके जो अपने इंडिविजुअल फंक्शन है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, मैं दोनों के फंक्शन बता देता हूं और फिर कॉमन फंक्शंस भी बता दूं। स्पेसिफिक फंक्शंस पर जाएं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे कि आप देख रहे हैं राइबोसोम है, तो आप बोलेंगे प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन क्या? एक्चुअली प्रोटीन फॉर्मेशन राइबोसोम पे हो रहा है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन, तो आप बेसिकली मॉडिफिकेशन जोड़ सकते हैं। प्रोटीन मॉडिफिकेशन जैसे एग्जांपल, जैसे प्रोटीन के ऊपर एग्जांपल बताता हूं। प्रोटीन मॉडिफिकेशन जैसे प्रोटीन के ऊपर शुगर लगा देना, है ना, ग्लाइकोसाइलेशन, है ना। तो शुगर लगा दिया तो लेट्स से ग्लाइकोसाइलेशन, ये तरीके का मॉडिफिकेशन हो, है ना। तो जो बेसिक मॉडिफिकेशन है प्रोटीन के ऊपर, थोड़ा फोल्डिंग का पार्ट, है ना, ग्लाइकोसाइलेशन, या कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा फोल्डिंग का भी, कुछ पार्ट मैच्योरिंग का भी। प्रोटीन इमेच्योर बनते हैं, मैच्योर करना, मैच्योरिंग, फोल्डिंग, ग्लाइकोसाइलेशन। मतलब बेसिकली इसका काम सिर्फ मतलब क्या है? प्रोटीन मॉडिफिकेशन या प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ठीक है। फिर मतलब कहने का ये, आप समझिए जरा ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। ये डीएनए था, यारने था, यारने जाएगा किसके पास? राइबोसोम के पास। क्या बनेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन बनने के बाद वो प्रोटीन कहाँ आ जाएगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएगा, और वहां पे वो क्या होगा? मॉडिफाई होगा। क्या होगा? मॉडिफाई। और मॉडिफाई होके पास कर जाएगा इनटू द गोल्जी बॉडी।
मतलब मॉडिफाई होकर वो गोल्जी बॉडी में जाता है। और गोल्जी बॉडी में क्या होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या फंक्शन करता है? पहला, इसका प्रोटीन से कुछ लेना देना नहीं है। इसका पहला फंक्शन है कैल्शियम स्टोरेज, इट इज अ स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम। और कैल्शियम बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नए नाम से जाने जाते हैं, और नाम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। इसका काम ये है क्या? कैल्शियम स्टोर रखना, ताकि जब भी मसल को कंट्रैक्शन की जरूरत हो तो कैल्शियम की कमी ना आए, तो इट्स स्टोरिंग व्हाट? कैल्शियम। दूसरा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि देखिए स्मूथ क्या के फंक्शन आ जाते हैं एग्जाम में, स्मूथ क्या के फंक्शन आपको पता निश्चित है। दूसरा है लिपिड सिंथेसिस। और सिर्फ लिपिड ही नहीं, प्लस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मैं कार्ब लिख रहा हूं शॉर्ट में, इट मींस कार्बोहाइड्रेट्स। आप पूरा कार्बोहाइड्रेट्स लिख लेना। कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल से बताता हूं, मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मॉडिफाई करना है गैलेक्टोज में, कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लूकोज से बनाना है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये जिसको इस्तेमाल करता है तो बस लीजिए, उसका नाम है P450 प्रोटीन। आपको समझाता हूं, समझिएगा बात। देखिए यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? देखिए डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिवर करता है, राइट? और लिवर काम कर रहा है तो उसकी यूनिट कौन है? लिवर सेल, वही काम कर रहा है। तो लिवर सेल में डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहा है? लिवर सेल में अगर डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, लिवर में हो रही है, लिवर सेल कर रहा है। लिवर सेल में भी तो कोई कर रहा होगा, वो कौन कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द हेल्प ऑफ P450। P450 क्या है? मान लीजिए कोई केमिकल है, आपने ले लिया, अभी केमिकल ज्यादा लिए जो बच्चे हुए उनको हमने यूरिन में पास कर। अब यूरिन में पास करने के लिए उसको वाटर सॉल्युबल बनाना, तो उसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए P450 उसके ऊपर OH लगा देता है। तो इस तरीके से वो उसे वाटर सॉल्युबल बना के ब्लड में पास करता है, फिर किडनी उसको ब्लड से बाहर निकालती है, ठीक है ना? या कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल्स को ब्रेक भी किया जाता है, तो वो सारा काम क्या चल रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तीनों फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ जाते हैं ऑल दी फंक्शन। पहला कैल्शियम स्टोरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा लिपिड सिंथेसिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन फंक्शन स्पेसिफिक हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर अगर आपसे पूछा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप दोनों का फंक्शन जोड़ देंगे, आप बोलेंगे यस प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, सॉरी और प्रोटीन मॉडिफिकेशन कर रहा है, मेनली मॉडिफिकेशन, और कैल्शियम स्टोरेज, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अब दोनों के जो कॉमन फंक्शन है, कॉमन फंक्शन क्या है? कॉमन फंक्शन में देखिए पूरे सेल में फैला हुआ है, और क्योंकि पूरे सेल में फैला हुआ है, दो और काम कर रहा है। पहला ट्रांसपोर्टर, कोई भी चीज यहाँ है, यहाँ से गॉल्जी में जानी है, कहीं पे भी जानी है, तो ट्रांसपोर्ट अंदर अंदर मूव कर सकते हैं, तो एज ए ट्रांसपोर्ट मूव करता है। तो एज ट्रांसपोर्ट के लिए सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट, सेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना? सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे आपकी रोड्स होती है ना, एयर बेस्ड, वाटर बेस्ड, जेट बेस्ड, वैसे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक और चीज देखिए, पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है और पूरे सेल को सपोर्ट दे रहा है, तो एक तरीके से साइटोस्केलेटन, सेल के स्केलेटन की तरह भी काम कर रहा है, ऑल्सो वर्क है। हालांकि साइटोस्केलेटन में आता नहीं है, साइटोस्केलेटन में पढ़ेंगे तीन तरीके के फाइबर्स आते हैं, इंटरमीडिएट फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये माइक्रोफिलामेंट्स, ये सब आते हैं। लेकिन इट इज वर्किंग एज, एक तरीके से देखा जाए, इट इज आल्सो वर्किंग एज
हाइड्रोस्केलेटन। सेल को सपोर्ट भी देता है, सेल में ट्रांसपोर्ट भी करता है। ये ऑफ कोर्स ये फंक्शन दोनों के कॉमन हो जाएंगे, राइट? ये ट्रांसपोर्ट हम दोनों ही कर रहे हैं, गोल्जी दोनों ट्रैक कर रहे हैं। भाई ऑर्डर क्या है? आरईआर, एसीआर, गोल्जी, है ना? तो ट्रांसपोर्ट में दोनों काम कर रहे हैं, पहले भी दोनों हुए हैं, साइटोस्केलेटन में भी दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन सेपरेटेड है क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, ये करेगा ऑफ कोर्स। और बाकी ये तीन फंक्शन स्पेसिफिक इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुल मिला के कितने होंगे? 30 के, एक इसका 4 और ये दो कॉमन 6 फंक्शंस आपके एकदम फिक्स बने चाहिए। ठीक है, बाकी और भी होते हैं जैसे वैक्यूल बनाना, लाइसोसोम बनाना, लेकिन वो काम गोल्जी के साथ मिलकर करते हैं। लाइसोसोम भी ये बनाते हैं। भाई लाइसोसोम कुछ नहीं है या वैक्यूल कुछ नहीं है, हिंदी में से लिखा हुआ एक वेसिकल है, क्लियर? लेकिन वो गोल्जी के साथ मिलकर करते हैं, तो वो इसका और गोल्जी के कंबाइंड फंक्शन में आपको लिखवा दूंगा। तो ये भी काम होते हैं। फिर एक चीज और है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेरोसोम। ये आप प्लांट में एक और काम करते हैं, स्पेरोसोम्स। स्पेरोसोम्स एक तरीके के पैरासिटोम्स होते हैं, अभी आप नहीं समझोगे बात सुनो। स्पेरोसोम्स का फॉर्मेशन इन प्लांट्स, ये प्लांट्स की स्पेसिफिक फंक्शन किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। फिर आ रही बात समझ में? अच्छा, एक बात मैं और भूल गया, और फंक्शन आप क्या क्या ऐड कर सकते हो? और फंक्शन आप ऐड कर सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ध्यान समझना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बना है, ऐड करना समझा एक बार का, ऐड करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप पहले तो देख लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे मॉडिफाई हो रही है, आगे यही बायलिपिड, ये भी बायलिपिड लेयर ही है, इसको कुछ खत्म तो समझ, बायलिपिड लेयर, ये सब बायलिपिड लेयर, और ऐसे ही आगे मॉडिफाई कर जाता है धीरे धीरे, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप ऐसे कह सकते हो नथिंग बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो बाहर की तरफ पूरा मुंसलिक है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन, या बोल सकते हो इट इज फॉर्म्ड बाय द ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? तेरे पॉइंट आ रही है बात समझ में? So I suppose you are clear with the function of this endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum में किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना आज की क्लास के लिए इतना ही है। सर ये मैच्योरिंग समझ में नहीं आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मैच्योरिंग जो आपने लिखा है। शुभम तेरी आवाज नहीं आ रही, हालांकि मुझे दिख रहा है तेरा माइक खुला है। सर अब आई है? शुभम यू आर नॉट ऑडिबल। सर ये जो मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। मैच्योरिंग है, जो आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे मैच्योरिंग लिखा है, ये समझ में नहीं आया, किस चीज की मैच्योरिंग होगी? Anybody else any other doubt? शुभम तो अपना डाउट मैसेज में लिख दे, पढ़ के बताओ। चलिए, तो किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो वो जा सकता है। अगली बार हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगली बार हम पढ़ने वाले हैं गोल्गी बॉडी। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के बाद पढ़ेंगे हम वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स, और वैक्यूल लाइसोसोम के बाद पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जो बेसिकली अगली क्लास में रहेगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट टिल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ रह जाएगा पढ़ने के लिए द साइटोस्केलेटन सर मैंने लिख एंड द दिया। न्यूक्लियस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैच्योरिंग इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैच्योरिंग, मैच्योरिंग का लिखा मैंने, कहीं मैच्योरिंग लिखा है क्या? सर फोल्डिंग के बगल में। मैच्योरिंग, मैच्योरिंग मतलब हाँ प्रोटीन का मैच्योरिंग, मतलब कि मान लीजिए प्रोटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में बना है, अब उसको एक्टिव करना है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, इनएक्टिव से एक्टिव, दैट इज मैच्योरिंग। एक्टिवेटिंग ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, कैसे कह सकते हैं, सारे एंजाइम नहीं होते बट कुछ। और सर ये साइटोस्केलेटन? तो अभी तेरी आवाज नहीं आ रही। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? बाकियों की आवाज क्लियर आ रही है? यस सर।
एक्चुअली मुझे किसी की भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? टाइप करके बताइए यस। साइटोस्केलेटन, अच्छा साइटोस्केलेटन क्या होता है ना, देखिए जैसे आपका स्केलेटन है, आपका स्केलेटन क्या है? आपकी हड्डियां आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रही है ना। वह सेल के जो पार्ट है, जो उसको सेल को स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन कर रखने में हेल्प करता है, तो उसको हम उसका साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर थिंग? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। 2 मिनट में अगर किसी का मैसेज में कोई क्वेश्चन आ गया ठीक है, वरना आई विल लीव ऑर्डर। Only SCR of liver cells is involved in detoxification. या मेनली लिवर ही। देखिए डिटॉक्सिफिकेशन अगर इंडिविजुअल सेलुलर लेवल पे हो रहा है तो वो तो सेल करेगा ही, लेकिन पूरी बॉडी का जो मेन हब है वो लिवर में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईटी है, जो हमारे वर्ल्ड इंडिया की आईटी डिपार्टमेंट है, कहाँ कहाँ पे? गुड़गांव में है, नोएडा में है, और हैदराबाद में है, पुणे में है, बैंगलोर में है। या ये आईटी हब्स हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा मिल जाएगा। कोचिंग के लिए कोटा है ना, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब इसका मतलब है दिल्ली में कोचिंग नहीं होती, या पटना में कोचिंग नहीं होती, या राजस्थान में कोचिंग नहीं होती। तो वैसे ही लिवर हब है डिटॉक्सिफिकेशन का, तो कुछ डिटॉक्सिफिकेशन दूसरे सेल्स भी कर सकते हैं, तो बैन नहीं लगा। एनीबॉडी एल्स? स्पेरोसोम्स इन प्लांट्स, ये मैं आगे बताऊंगा। स्पेरोसोम इन प्लांट्स आई विल टीच यू लेटर। दे आर एक्चुअली प्लांट पैराक्सिसोम्स भी बोलते हैं इनको, तो पैराक्सिसोम तो समझाऊंगा तब बता दूंगा। ईआर में कैसे साइटोस्केलेटन? अबे यार पूरे सेल में फैला हुआ है, ठीक है ना, पूरे सेल को एक तरीके से पूरे सेल में फैला हुआ है, मेम्ब्रेन है, पूरे एक मेम्ब्रेन पूरे सेल में फैली हुई है, तो सपोर्ट दे रही है ना उसको, सेल को बिखरने नहीं दे रही ना, सेल को टूटने बिखरने नहीं दे रही, तो सपोर्ट दे रही है। तो साइटोस्केलेटन बोल नहीं सकते क्या? बच्चों, छोटे बच्चों वाली बात करता था। ग्लाइकोसिलेशन नहीं है, ग्लाइकोसाइलेशन है। एक ही जगह वाई आएगा, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब शुगर का ऐड करना प्रोटीन के ऊपर, मतलब प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। तभी तो बोला मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। बट फाइबर्स, अभी तो बट फाइबर्स क्या बोल रहा है शुभम? फाइबर साइटोस्केलेटन का काम करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी काम कर सकता है। कितना मुश्किल है समझना। चलिए, बाकी इसको जो डाउट होगा वो वीडियो लेक्चर ऑनलाइन देखना, और फिर डाउट होगा अगली बार पूछना, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।